हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th क्लास में भी आप ये पढ़ चुके हैं, 10th में भी है, उसके आगे भी है और सबके इंडिविजुअल चैप्टर है। आगे जाकर के ये पूरी बुक बन जाती है। प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे लाइफ के हर पार्ट में जो संभावनाएं होती है किसी भी काम का, कितना होगा कितना नहीं होगा, यही प्रोबेबिलिटीज कहलाती है। जैसे अगर आप एक छोटी सी बात करें, जैसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये कि सर मैथ का लाइफ में यूज क्या होता है, ठीक है, डन। लेकिन प्रोबेबिलिटीज से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे कहीं पर कोई भी बिल्डिंग्स बनानी हो, बड़े से टावर खड़े करने हो, तो वहां वो चीजें होगी या नहीं होगी, पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें किस में आ जाती हैं? संभावनाएं में, प्रोबेबिलिटीज के अंदर। तो ऐसे इस तरीके से कई सारे हेल्प जो हैं लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटीज। देखो, प्रोबेबिलिटीज वर्ड का तो मीनिंग क्लियर है, संभावनाएं क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटीज के अंदर जो एक एक टर्म है, एक एक चीजें हैं, उन सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है, डन। सबसे पहला वर्ड जो है एक्सपेरिमेंट। क्या है हमारा ये? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का बेसिक मीन तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। बहुत ज्यादा आप चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स वगैरह में, ठीक है, डन, केमिस्ट्री में। तो अब यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटीज को लेकर के वो देखते हैं, क्योंकि मैथ्स में दिया जा रहा है तो कुछ इसका कनेक्शन मैथ के साथ जुड़ा होगा। चलिए, एनी फेनोमेनन लाइक रोलिंग ए डाइस, टॉसिंग ए कॉइन, ये एक्सपेरिमेंट होता है ना। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ जाकर के इसको समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने 9th क्लास में ही है कि अगर मान लीजिए आप पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो क्या हो जाता है? कलर, वाटर का कलर कैसा हो जाता है? पर्पल कलर में हो जाता है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट लैब में आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कुछ भी करते हो, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी फेनोमेनन क्या हो जाती है? बातें क्या है? फेनोमेनन मीन्स घटनाएं। कोई भी घटना, जैसे डाइस को फेंकना, कॉइन को टॉस करना, ये सब सारी चीजें एक्सपेरिमेंट में आ जाता है। हर छोटी चीज के लिए आपको लैब में तो ले नहीं जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें जितने भी होते हैं, सब क्या होते हैं? ये एक्सपेरिमेंट के अंदर आते हैं। डन, क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटीज में एक्सपेरिमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इस तरीके का कोई भी डाइस फेंकना, डाइस को फेंकना, कॉइन को टॉस करना, ये जो आप पैक ऑफ कार्ड, ताशवास खेलना, ये सब सारी चीजें प्रोबेबिलिटीज के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सब फेनोमेनन में हम इनको काउंट करते हैं। डन। नेक्स्ट है हमारा आउटकम। अब आउटकम कैसे जुड़ा हुआ है एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिटीज के साथ? रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट लाइक नंबर अपेयरिंग ऑन ए डाइस, हेड, टेल ऑफ ए कॉइन। यानी जो भी आउटकम मतलब क्या होता है? आपने जो पूरे साल पढ़ा है और जो उसका रिजल्ट बनता है, वही तो है आउटकम। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है, यही तो है हमारा आउटकम, ठीक है। जैसे हमने डाइस फेंका, ये तो एक घटना होगी, एक्सपेरिमेंट हो गया, एक फेनोमेनन हो गया। लेकिन डाइस पे 6 आया, ये क्या हो गया? हमारा आउटकम हो गया, ये रिजल्ट हो गया। आप लूडो जनरली खेलते होंगे, है ना। लूडो में सबसे ज्यादा इच्छा किसकी होती है? वैसे 1 की भी होती है कभी कभी, लेकिन क्योंकि किसी को जब दूसरी की गोटी को मारना हो तो नीड हर एक नंबर की है, लेकिन ज्यादातर किसकी इच्छा होती है? 6 आए ताकि हम ज्यादा घर चल सके, ठीक है। तो अब ये चीजें क्या है? वो जो 6 आएगा वो क्या है? वही तो है आपका आउटकम। जो आपने डाइस फेंका वो एक्सपेरिमेंट, और जो आपका 6 आया वो आउटकम। क्लियर? ऐसे ही कॉइन में भी हम देखते हैं, ऐसे ही पैक ऑफ कार्ड में देखते हैं। डन, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है सैंपल स्पेस। क्या होता है हमारा? सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। देखिए कैसे सारे वर्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लगता है कि अगर एक बार अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इसको, तो लाइफ में फिर हम कभी इन चीजों को भूलेंगे नहीं, है ना। पूरे आउटकम का जो ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम होते हैं, ईच पॉइंट सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ये सारे सैंपल स्पेस कहलाते हैं, ठीक है, डन। जैसे आपने डाइस फेंका, एक्सपेरिमेंट हुआ, 6 आया, ये क्या हो गया? ये आपका आउटकम हुआ।
लेकिन आप इस चीज को थोड़ा अब रियल से ही चीजों से ही जोड़ करके देखो, तो जब हम लूडो स्टार्ट करते हैं तो हर एक प्लेयर को ना 3-3 चांस दिए जाते हैं, और जब से 6 आने लगता है तो उसके बाद उसको चांस नहीं दिए जाते, जो भी अब अलग अलग मेथड खेल का। मैं नॉर्मल इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये तीनों बार जो आपने डाइस फेंका है तो उसमें जो जो पॉइंट है उनका एक सेट तैयार हो जाता है। क्या है? टोटल आउटकम का एक सेट तैयार हो जाता है, ठीक है। और उसी सेट को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट, आउटकम और सैंपल स्पेस, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। डन। नेक्स्ट आते हैं इवेंट पर। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल आउटकम, किसी भी, जैसे अब उसके यहां से हमारा लगभग क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। जैसे 6 आया, वो आउटकम हुआ। अब मान लीजिए मोर देन 2 की बात करें, कितनी बार आया? आपने डाइस को 6 टाइम फेंका और आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि मोर देन 2 कितनी बार आया? तो जब 3 आएगा तब मोर देन 2 आएगा, जब 5 आएगा तब मोर देन 2 आएगा, 1 आएगा तो नहीं है। तो वो हमारे इवेंट में नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कि इवेंट क्या है, यानी उसका एक ऐसा सेट जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है, जिसे आपने क्वेश्चन बना करके पूछा है, ऐसी चीजें क्या बन जाता है? आपका इवेंट बन जाता है। क्लियर? डन। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस और इवेंट, ये सारे वर्ड क्लियर हो गए, और क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए ये सारे वर्ड बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। डाइस फेंका, एक्सपेरिमेंट, 6 आया, आउटकम, सारे कॉम्बिनेशन, सारे आउटकम्स का सैंपल स्पेस, और जो रिक्वायरमेंट है जिससे क्वेश्चन बनता है वो हमारा इवेंट, कि ये क्या हुआ, मतलब किसी चीज को लेकर के, तो उसका जो सेट बनता है वो हमारा इवेंट। डन। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। अब ये इन्हीं चीजों से ना एक एक करके इसको आगे बताया जा रहा है, और लास्ट में प्रोबेबिलिटीज का भी मीनिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, अभी तो आपने सब ये जाना है प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, संभावनाएं, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए ये सारे पहले हम टर्म क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो उस डेफिनेशन में ये टर्म जब यूज होंगे तो हमें किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो सिंपल इवेंट क्या है? इट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट हमने जान लिया। अब ऐसा क्वेश्चन जिससे सिर्फ आपका 1 पॉइंट बनता हो, यानी एक ही बात आता हो। जैसे मान लीजिए आपने 3 टाइम्स डाइस को फेंका, एक डाइस को ले लिया, अब उसी के ऊपर कॉइन को ले लेते, किसी के ऊपर सारे एग्जांपल सेट किए जा सकते हैं, तभी तो क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको डाइस आपने फेंका और मोर देन 5 की अगर बात आती है और वो एक ही बार आए, ऐसे इवेंट को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। डन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड इवेंट। जैसा कि नाम है, कंपाउंड मतलब क्या होता है? कई सारी चीजों को मिला करके, कंपाउंड आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब सारी चीजें। तो ये कंपाउंड में क्या होता है? एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, छोड़िए वहां की बात, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर भी एक से ज्यादा जब इवेंट होंगे तो उसी को हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। डन। क्लियर? अब आते हैं सर्टेन इवेंट पे। सर्टेन क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। जो इवेंट है निश्चित है। कैसे है ये देखिए, इट इज श्योर टू अकर इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी ये होना ही होना है, ऐसी घटनाएं जो होना ही होना है। सर्टेन इवेंट का मतलब क्या हो जाता है? जो घटनाएं 100% होना है, जिसकी प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो आगे भी क्लियर किया गया है, 1 हो जाए, कंप्लीट, उसी को हम कहते हैं क्या? सर्टेन इवेंट। क्लियर? डन। फिर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नाम ही है इम्पॉसिबल, यानी जो नहीं हो सकता है। ये ऐसे इसको अच्छे तरीके से कभी कभी बताने के लिए आई एम पॉसिबल करके तोड़ा जाता है, ठीक है। डन। तो वो एक अलग सेंस में है। यहाँ क्या है हमारा? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, यानी ऐसी घटनाएं जो हो नहीं सकता। जैसे डाइस फेंक रहे हैं और किसी ने पूछा मुझसे मोर देन 7 कितनी बार आया, तो क्या पूछ रहा है बताओ? 6 से ऊपर है ही नंबर, तो मोर देन 7 कहां से आएगा? तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। नेवर अकर्स इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी उस घटना में वो चीजें हो नहीं सकती है। नेवर अकर्स। डन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यू विच इज इम्पॉसिबल टू अकर ओ सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। PU यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल टू 0। तो समझ में आ ही गया है, समझ चुके हैं। होगी नहीं तो प्रोबेबिलिटीज क्या होगा? मोर देन 7 है ही नहीं, यानी 0/6, यानी खत्म, 0। अब जो नेक्स्ट नंबर है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट।
किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को बताया गया। जितनी चीज़ें देख रहा हूँ सबको लग रहा है कि इस सीरीज में अगर आप समझते हो तो कभी फिर आप भूलोगे नहीं। देखो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये देख लो, यानी इसी के बीच में आपके आंसर आने चाहिए, 0 से लेकर के 1 तक। 0 भी आया तो भी ओके, 1 आया तो भी ओके, 0.5 आया तो भी ओके, 0.99 आया तो भी ओके, माइनस का 1 आया नॉट ओके, 1.5 आया नॉट ओके। यानी इन्हीं के बीच में आना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है ये हमेशा इनके बीच में आना चाहिए। डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। ये सारे टर्म सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट सारे समझने के बाद नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए क्या है, टाइप ऑफ इवेंट्स में अभी और चीजें आ रही है। पहली चीज है इक्वली लाइकली इवेंट्स। व्हेन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली टू हैपन इन एन एक्सपेरिमेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या हो जाता है, जिसके हाँ की गुंजाइश और ना की गुंजाइश ये दोनों बराबर होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो अक्सर समझाने के लिए इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए लेता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों की पसंदीदा जो गेम है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट में हमेशा क्या होता है, टॉस होता है। टॉस के चांसेस कितने होते हैं, 50-50% के चांसेस होते हैं, यानी दोनों टीमें, तभी ये दोनों एग्री हो जाते हैं। नहीं तो कोई भी ऐसा इंसान जो ये कहे कि मेरी पार्शियलिटी होगी वहां पर, तो वो आएगा ही नहीं। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और पहले से ही वो भाई भतीजावाद काम चले और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन ना हो, तो क्या आप वैसी जगह पे जाओगे? नहीं ना। काम के बेस पर इक्वली लाइकली इवेंट, तो यही चीज है यहाँ पर इक्वली लाइकली इवेंट, यानी जिनके इवेंट्स की जो गुंजाइश होती है वो बराबर होती है दोनों साइड। डन। नेक्स्ट के लिए आते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या है हमारा? कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, ये वर्ड सबसे पहले आपने कहाँ सुना होगा? तो सुना होगा कि सम ऑफ एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन यहां कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? दोनों को मिलाकर के पूरा सेट कंप्लीट कर दे। फॉर एन इवेंट्स ई, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई इज कंप्लीमेंट्री इवेंट, यानी होना और ना होना, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? हमेशा पूरा सेट 1 बन जाना चाहिए। आगे भी आपको समझाया गया एक से ज्यादा इवेंट पर, लेकिन फिलहाल यहां ये बताया गया है कि कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि जो इवेंट्स अगर हम आपस में एक साथ मिला देते हैं तो मिलने के बाद वो कंप्लीट सेट जो है इवेंट्स का तैयार कर दे। डन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इवेंट क्या है इसमें? अच्छा, बीच में ये आ रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? क्या होता है पहले आप स्टेटमेंट देख लो, फिर इसको मैं कुछ ए बी के टर्म में बताऊंगा। When two events do not occur at the same time, ऐसे दो इवेंट्स जो एक ही टाइम पर नहीं हो सकते हैं, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। यही चीज जब आप क्लास 11th में जाओगे तो इसको ऐसे करके बताया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो फाई के इक्वल होता है। यानी दोनों को अगर हम कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन एक्शन साइन कहाँ होगा? तो सेट चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ोगे, वही क्लास सेम यानी 11th। तो यहां देखिए ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई होता है, फाई का मतलब ही होता है कि कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो। तो ऐसी घटनाएं जो एक ही टाइम पे दोनों घटनाएं ना हो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। डन। और एक इसका एग्जॉस्टिव इवेंट होता है, उसका सगा भाई, लेकिन अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं। आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इवेंट पे। ठीक है, अब इवेंट को लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, इफ the event A, B, C cover the entire possible outcome in the experiment, then PA, PB, PC तीनों का सम इक्वल टू 1। यहां तो 3 घटनाएं दी गई हैं बेटा, लेकिन 10 भी घटनाएं अगर होती है तो सारे का सम क्या होता है? हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अगर दे देगा कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटीज आपको कि उनका सम अगर 1 नहीं बनता है तो वो सेट ही गलत है, वो क्वेश्चन ही गलत है, नॉट पॉसिबल, रिजेक्टेड। ठीक है, डन। तो यहां पर 3 घटनाओं के ऊपर समझाया गया है कि तीनों की जो आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड करोगे उनका सम जो होगा हमेशा 1 होगा। क्लियर? देखिए श्योर और सर्टेन इवेंट, देखिए फिर से एक बार ये श्योर और सर्टेन इवेंट दिखाया गया क्योंकि इस बार ये क्लियर किया गया है ताकि px इक्वल टू 1 हो। अब एक बार इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। The probabilities of an event which is sure to occur is one such event is called sure event on the certain event। ठीक है,
अब ऐसी को ही श्योर इवेंट्स और सर्टेन इवेंट कर चुके हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, हमेशा 1 हो। ठीक है, डन। ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट कहते हैं। क्लियर, डन। प्रोबेबिलिटीज आप कुछ भी निकालो, सॉल्व करने के बाद 1 आना चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन किया गया है, क्यों, एक्सपेरिमेंटल चीजें यूज करते हैं, ट्रायल यूज करते हैं, ये सब सारी चीजें यूज करते हैं और वो वर्ड क्लियर नहीं होता तो फिर ओके डन। अब कुछ जैसे यहाँ पे ट्रायल वगैरह है, ट्रायल मतलब क्या हो जाता है, ये सब चीजें हम 9th वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि ट्रायल मतलब क्या होता है, किसी चीज की गुंजाइश यानी कितना, मतलब वो जो काम हम उसको ट्रायल बेस पे रखें, यानी कोशिश, जिसको अगर साधारण शब्दों में कहें तो कोशिश बेसिस पे रखें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कैसे डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड, यानी कितनी बार ट्रायल करना, उनमें जब वो घटनाएं हो, घटनाएं क्या, इवेंट, इवेंट क्या, जो आप चाहते हो, जिसको लेकर के आप क्वेश्चन पूछते हो, तो जो हो, जो क्वेश्चन बनता है, ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना होता है, जो भी आपने फेंक दिया, अब उसमें आपकी रिक्वायरमेंट जो है जानने की कि मोर देन 3, वो आए ना आए, वो सब मिलाकर के जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होगा। और इस तरीके से इन दोनों का रेशियो जो होता है वो प्रोबेबिलिटीज होता है। ये किस बेस पर है बच्चे, तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस पर है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझ चुके हैं, ठीक है, फेनोमेनन होता है, क्या होता है, कोई भी घटनाएं होती है। ठीक, अब थ्योरेटिकल बेस पर देखते हैं थोड़ा। कह रहे नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट्स, एक ही बात है, नंबर ऑफ ट्रायल इसलिए यहाँ एक्सपेरिमेंट से जोड़ दिया गया है। ट्रायल मतलब आप उस काम को करके देख रहे हो, एक्सपेरिमेंट वहां चल रहा है, और यहाँ पे थियोरेटिकल जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि कोई घटनाएं ऐसे हो चुकी है, अब उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, यानी किसी भी घटनाओं से जुड़ा हुआ फेवरेबल आउटकम, यानी मतलब जो आप चाहते हो, जो उससे क्वेश्चन बन रहा है, वो फेवरेबल मतलब क्या, फेवर मतलब क्या होता है, सपोर्ट में, वो फेवरेबल आउटकम जो आपका क्वेश्चन है उसके फेवर में जो जा रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम तो क्लियर है, वैसी सारी घटनाएं जो होती है, आउटकम्स क्या हो जाता है आपका, तो सारे रिजल्ट जो होते हैं, टोटल रिजल्ट जो होते हैं, वो आपके फेवरेबल में है या नहीं है, वो टोटल यहाँ आ जाता है। फिर इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटीज हो जाता है। डन, क्लियर। चलिए अब कंप्लीमेंट्री इवेंट्स देखते हैं। देखिए इसी चीज को लिखा गया है, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, जो आपको बताया था कि होना प्लस ना होना इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहां इस चीज को क्लियर लिख दिया गया है। डन। कभी भी किसी का इवेंट्स का निकालोगे, कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालोगे, होना, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है, डन। तो रेड बॉल की गुंजाइश क्या बनेगी, 4 अपॉन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टोटल यानी 9, और ना होने की गुंजाइश क्या बनेगी, 1 माइनस 4/9 यानी 5/9। अब आप 4/9 और 5/9 को ऐड करके देखो क्या होगा, 4/9 प्लस 5/9 ऐड करोगे तो क्या होगा, 9/9, क्या आया, 1 आया। यानी यही चीजें पूछ रहा है यहाँ पर कि होना और ना होना 1 होगा। अब इससे क्वेश्चन और भी बनते हैं। अगर आपको होना पता है तो 1 से माइनस करके ना होना निकाल लो, अगर आपको ना होना पता है तो 1 से माइनस करके होने का निकाल लो। बस यही घटनाएं चल रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए डन। देखो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, कुछ अलजेब्रिक यहाँ पर टर्म को लेकर के बताए गए हैं, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत ना रहे कि ऐसा देखने को मिल जाए कि ये चीजें हैं तो प्रोबेबिलिटीज में ये मैंने कब देखा है ना। देखिए अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ये चीजें क्या कह रहा है, ए और बी, ये जो और यूज होता है ना, थोड़ा सा इन शॉर्ट यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके जो दायरे होते हैं ना वो अपने आप में बहुत बड़ा दायरा होता है, यूनियन का और का, इन सब के ऊपर पूरा चैप्टर आगे की क्लासेस में मिलते हैं, तो 1-2 टर्म में हम कहाँ से पूरा क्लियर कर सके, ठीक है। लेकिन फिर भी जो आपके क्लास 10th तक कहीं क्वेश्चन उसके मिलते हैं, वहां तक की रिक्वायरमेंट जरूर आपकी पूरी हो जाएगी। डन। अब ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, देखिए यहां लिखा है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कोई भी ऐसी 2 घटनाएं जो दोनों को मिला करके रखें। जैसे मान लीजिए आपने डाइस फेंका हो, पहली बार में 1 2 3 आया, एक आज किसी पर्सन ने फेंका हो, बी पर्सन ने फेंका तो 5 4 और 6 आया। अब इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा,
तो यूनियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यूनियन, क्या बन जाएगा, दोनों को मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 बन गया, करली ब्रैकेट ही देना, ठीक है, 6 बन गया। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, यूनियन, यानी दोनों को प्रोबेबिलिटीज के सेंस में अगर कहें तो दोनों को मिलाकर के जो बनता है नया सेट बनता है, उसी को हम और ए और बी लिखते हैं, या इस स्टाइल में लिखोगे तो आप ए यूनियन बी लिखोगे, जिसको यूनियन पढ़ते हैं बीच वाले यू को। डन, क्लियर। फिर आता है इवेंट ए एंड बी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में मिलाकर, जैसे दो आदमी के बीच की बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है, दो हाथ दो पैर, यही तो कॉमन होते हैं ना। तो ये क्या होता है, इंटरसेक्शन का काम करेगा, ठीक है। लेकिन कॉमन क्या नहीं है, तो जैसे उनका नेचर अलग अलग होते हैं सब पर पर्सन। इवन ट्विंस आर नॉट लाइक टुगेदर, ईच जो भी है, इवेंट दोनों एक जैसे नहीं दिखते, है ना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इवेंट ए बट नॉट बी। ये भी अपने सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा बात कहा था, ठीक है, तो इसके लिए अलग जगह पे जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए, इवेंट ए बट नॉट बी। ए और बट नॉट बी का मतलब क्या होता है कि ए तो है लेकिन बी शामिल नहीं है। ऐसी चीजों को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से ए डैश बी बोलते हैं। कई बच्चे इसको ए माइनस बी भी बोल देते हैं, ऐसी गलती मत करना। माइनस करना होगा, काम माइनस का करते हैं लेकिन माइनस नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है। पूरा आप बोलिएगा ए कंप्लीमेंट्री बी बोल सकते हैं, या ए बट नॉट बी इज ए परफेक्ट वर्ड। डन, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये जो है ए यूनियन बी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और ये ए माइनस बी हो गया। डन, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए प्रोबेबिलिटीज के ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज्यादा कम रहती है बच्चों के बीच में, ठीक है। और क्वेश्चन बन करके आते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, ठीक है। देखिए अब यहाँ एक बहुत सिंपल सा चीज रखा गया है, इसलिए रखा गया कि पहले आप ये समझ लो कि चीज है क्या। अब इसके ऊपर आप अपने कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड करते जाओगे एक एक करके, तो कोई सी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए आप वहां पे रेडी रहो कि हाँ भाई मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। देखिए प्रोबेबिलिटीज के लिए सैडल रीजन अपॉन इंटायर सेप यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको अगर हम नंबर के बेस पर सोचें तो यही तो टोटल ट्रायल है ना, इंटायर सेप। यहाँ फिगर के लिए कह रहा है ऐसा, तो इंटायर शेप में अगर मैं ट्रायंगल के बेस पर चलता हूं तो कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 है। और इसके सैडल रीजन की बात करूं तो कितने सैडल रीजन है, जस्ट 1। अब एक क्वेश्चन भी आपके जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, वहां पर है एक क्वेश्चन कि मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फेस है, वैसे वहां लिख दिया है कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इन सब बातों में फ्रेम में मत आइएगा, सब तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, आता है सब एग्जाम में आता है। देखिए ये रेक्टेंगुलर पीस दे दिया है आपका, और यहाँ पे एक सर्कल दे दिया है। फिर यहाँ क्या कह रहा है कि एक डाइस फेंकते हैं तो इस सर्कल में गिरने के चांसेस क्या है, तो यहाँ इस जगह पर आपका यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। डन, क्लियर है। तो इस तरीके से सैडल रीजन के पोर्शन वाले क्वेश्चन जो है आप क्लियर करिएगा, ठीक है। डन, चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। चलो देखो बच्चों, अब यहां पर प्रोबेबिलिटीज और कॉन्सेप्ट्स, जो आपके प्रोबेबिलिटीज के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए चीज जो भी अभी तक आपने सीखा है उससे जुड़ा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब उन क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑन दिस स्पिनर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पिनिंग द लेटर एच। अब अगर हम एच की बात करते हैं तो यहां पर इस प्रोबेबिलिटीज पे एच आने की कितनी गुंजाइश होती है। देखो जैसे कि ये हमारा पूरा क्या है, स्पिनर है। सबसे पहले जो एनएस होता है आउट ऑफ तो हमेशा वही होता है ना, देख लो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या बन गया, 8 बन गया। अब इसमें एच के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटीज ढूंढते हैं तो एच का कितना हो गया, 1 और 2 हो गया, ये 2 हो गया हमारा। डन। इसी तरीके से अब सेकंड के लिए आते हैं। देखिए एक ग्लास जार कंटेन्स टोटल ऑफ 34 मार्बल्स, तो जो टोटल होता है अभी तक 9th और 10th में जो भी सीखा है इससे तो हमारा क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट की एनएस ही टोटल होता है, यानी जो टोटल है वो है 34। डन। द जार हैज रेड एंड ब्लू मार्बल, देयर आर 27 रेड मार्बल्स। जो रेड मार्बल्स हैं वो कितने हैं, 27 हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटीज हो जाएगी 27/34 हो जाएगी, ठीक।
अंडर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल, रेड मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटीज है वो चुनने की कितनी, मतलब क्या है इनमें से, लाइकली है, सर्टेन है, अनलाइकली है। तो रेड मार्बल को 27/34, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7/34 है ना, टोटल 34 है, तो 34 माइनस 27 इज 7। तो क्या अब इसमें लाइकली की कोई गुंजाइश है? 100% नहीं है, देखो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। क्या इसमें सर्टेन की कोई गुंजाइश है? 100% नहीं है, क्योंकि सर्टेन मतलब अभी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि सर्टेन का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटीज हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या इसमें अनलाइकली की गुंजाइश है? बिल्कुल इसकी गुंजाइश है, यानी इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटीज जो दोनों है 50-50% ना है, बल्कि अलग अलग है। ठीक है, डन। तो ये अनलाइकली है, क्लियर। चलिए अब थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड में क्या है, बहुत बेसिक सा है। इफ वन लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड कुक बुक, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज द लेटर ओ इज द 4 आउट ऑफ, यानी कुक बुक जो लिखा हुआ है इसमें 4 की गुंजाइश कितनी है, कितने में से आते हैं? तो देखिए सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया, क्लियर। जो आउट ऑफ मतलब क्या हो गया, टोटल में से ये काम कितना हो रहा है, तो टोटल क्या होगा, यही होगा। कुक में कितने लेटर आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, तो यहाँ 8 लिख दिया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 10 ऑरेंजेस मार्बल्स, 2 रेड मार्बल्स, 16 पर्पल मार्बल्स, 14 ग्रीन मार्बल्स एंड 5 ब्लू मार्बल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग आउट एन ऑरेंज और रेड मार्बल। देखिए यहाँ और जो वर्ड आ गया कितना इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना। तो इसी तरीके से ये जो और होता है, ये जो एंड होता है, ये जो ए बट नॉट बी होता है, रेगुलर नहीं होता है लेकिन कहीं पर भी आ जाता है। अब देखिए और का मतलब अभी अभी आपको क्या मैंने समझाया था, जो दोनों मिला करके होते हैं। तो दोनों ऑरेंज और रेड मार्बल मिला के कितने, देखिए 10 ऑरेंज है और 2 रेड है, तो कितने हो गए, ये 12 हो गए, यानी यहाँ 12 आ गया। अब देखो जो आउट ऑफ मतलब क्या होता है, हमेशा टोटल, तो टोटल कितना है, देखिए ये 16, ये 14, 30 प्लस 10 40, 42 प्लस 5 47, यानी ये क्या हो गया 47 हो गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दे करके, बिल्कुल ये देखिए पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन का बहुत कम सा काम, मैथ है तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन तो वहां हमें समझना होगा एनएस क्या है, एनई क्या है, और ये जो इवेंट्स के टाइप्स पढ़े अभी, मान लीजिए और पूछा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी पूछ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी पूछ सकता है, इक्वली लाइकली, लाइकली, अनलाइकली, ठीक है, जो भी है सर्टेन, श्योर, ये भी जितने भी है, बाकी चीजें देखी, सारी चीजें हमने देखा, इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सारी चीजें माइंड में हमारे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, डाइस का, क्वाइन का, कार्ड का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन जो होते हैं ये इन्हीं चीजों के आसपास घूमते रहते हैं। डन। जो कार्ड है वो कितने होते हैं हमारे, देखिए 52 है। डन। अब यहां देखिए कार्ड में क्या होता है कि 2 तरीके के कार्ड हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा रेड कार्ड जो कि 26 होंगे, और उसका सेकेंड हाफ होगा ब्लैक कार्ड। ये बिल्कुल इक्वली जो होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, 26 एंड 26, यानी ऐड करके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। फिर रेड कार्ड भी 2 पार्ट्स में 13 करके डिवाइड किया गया है। इस कलर में जो होता है वो हार्ट होता है, इस डिजाइन में जो होगा वो डायमंड होता है। कलर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डिजाइन शेप कहेंगे, कलर तो पूरा रेड 26 हो गया है ना। और ये हार्ट जो है हार्ट की तरह दिखेगा, ये जो डायमंड है वो डायमंड की तरह ऐसा दिखता है, जो क्लब है ये इस तरीके का, और जो स्पेड है वो इस तरीके की, सारे 13 है हमारे, ठीक है। डन। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये फिगर से भी इसको माइंड में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार फिगर बेस्ड क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जैसा कि भी हम सैडर रीजन का आपको बताया था, ठीक है। अब ये देखो ये सारे कार्ड के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लीजिए आपसे प्रोबेबिलिटीज को पूछ दे, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, तो जो एनएस होगा वो तो 52 होगा, लेकिन एनई क्या होगा, यहाँ पे 26 होगा, तो क्या हो गया, ये 1/2 हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि आपका हमेशा 52 कार्ड ही एनएस हो जाए, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन के अंदर बड़ी चतुराई से कह देता है कि 1 कार्ड इज मिसिंग, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं एनएस लूंगा उसमें पहले ही मुझे 1 माइनस कर देना है, यानी वहां जो कार्ड होगा वो 51 होगा एनएस।
तो ये सब जो क्वेश्चन के अंदर चतुराई होगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा बी केयरफुल रहिएगा, सावधान रहिएगा, नहीं तो आते हुए चीज गलत करके आना सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात का होता है। जो नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, बात तो है। बाकी यहाँ देखते हैं, देखिए अब देखिए हर डायमंड, क्लब और स्पेड में अब फेस कार्ड से रिगार्डिंग एक यहाँ पे बात उठता है कि फेस कार्ड क्या होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? फेस का मतलब होता है चेहरा। क्या होता है? चेहरा। कहते हैं ना जिनमें फेस हो, चेहरा हो आपका, ठीक है। अब ऐसे फेस कार्ड कितने हैं? तो जैक, क्वीन और किंग, ये सब हमारे फेस कार्ड के अंदर आते हैं। इन कार्डों के ऊपर जो होता है एक फेस होता है, किंग का होता है, क्वीन का होता है, जैक का होता है, ठीक है, डन। अब ये कितने होते हैं? तो जितने भी टाइप्स में ये कार्ड आपके डिवाइडेड हैं, कोई भी कार्ड लोगे एक एक करके सब में आएंगे। जैसे अगर मैं जैक की बात करूं तो एक जैक यहाँ होगा, एक जैक यहाँ होगा, एक जैक यहाँ होगा, एक जैक हो यहाँ पे होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्या हो जाएगी? 4/52। समझ में आ रही बात? डन। अब इसी चीज में और भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जैक क्या हो जाएगा? तो 2/52। देखिए यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही बता दे रहा हूँ, यही सब पूछेगा। अब कुछ चीजें ही रह जाएगा जो इतना एक्सप्लेनेशन के बाद जिनके लिए आपको वहां पे अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है, डन। फिर क्या है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ जो क्लब जैक की बात कर दे तो एक ही क्लब है, एक ही इसका जैक होगा, तो 1/52। मतलब जिस तरीके से जोड़ करके बोले वैसा सोच करके आंसर दे देना है, रिप्रेजेंट कर देना है, आंसर एकदम इजी सा काम है। इसी तरीके से किंग के लिए भी सेम बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जैसे जैक के लिए बताया है। उसी तरीके से क्वीन के लिए भी ऐसी क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, तो सबके अलग अलग ऐसे बनते हैं, ठीक है, डन। अब आपसे ये पूछा जाए कि मान लीजिए फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, तो देखो इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितने हो जाते हैं? 12/52। अब इसी में पूछा जाए कि रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, तो रेड में जाएंगे, उसका फेस देखेंगे, टोटल 6 है तो 6/52, डन। ऐसे ही बनते हैं। हर्ट फेस के तो 3/52। तो इस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ठीक है, डन। तो ये चीजें हो गई। अब इसमें नॉर्मल दूसरे कार्ड के ऊपर भी एक बार आप सोच लो, जैसे 2 के लिए सोच लो। तो देखो अब जितना सोचता हूं ना उतनी चीजें माइंड में आती है ना। कोई और सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर चीजें चेंज करके देगा, तो आपको समझना है कि यहाँ पर क्या करना है, आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए रेस्ट अगर कुछ रह जाता है तो उसको हम चैप्टर के अंदर देख लेंगे, ठीक है, डन, एक्सरसाइज में। चलिए डाइस के लिए आते हैं। तो बताया ही था क्वाइन, डाइस और जो पैक ऑफ कार्ड्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीनों के ऊपर बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है अच्छे तरीके से। देखिए डाइस का क्या होता है, जैसे अगर मुझसे 1 डाइस के लिए पूछे तो बड़ा आसान होता है, हम डायरेक्ट करते हैं जो इसका NS 1 2 3 4 5 और 6 होगा, ठीक है। अब 2 डाइस फेंका जाता है, तो 2 डाइस फेंका जाता है, तो कौन सा आप ऐसा सेट जो है रेडी करोगे कि जो अगर फेंको तो उसके अंदर वो आना चाहिए, दोनों डाइस पर आने वाली चीज आना चाहिए। जैसे मैंने डाइस फेंका, एक पे 4 आया, एक पे 5 आया, तो देखो क्या 4 और 5 है, यहां पर देख लीजिए, एक पे 6 आया, दूसरे पे 1 आया, ऐसा है। पहले भी ये देखिए, यानी ऐसे सेट तैयार करने के लिए स्टाइल क्या होना चाहिए, मेथड क्या होना चाहिए, जिससे कुछ भी अगर फेंके तो उस सेट के अंदर आ जाए। समझ में आ रहा है? रियल तौर पे सोचो, मैथ भी ना रियलिटी से जोड़ के देखोगे तो आसान लगेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? अब यहां देख लीजिए, जैसे ये तैयार किया गया, हमने क्या किया इसको तैयार करने के लिए कि 1 की पोजीशन को फिक्स कर दिया। मान लिया कि पहले डाइस पर सिर्फ 1 आ रहा है, अगले डाइस पर तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेट बन गया। दूसरी बार क्या किया कि 2 की पोजीशन को फिक्स कर दिया, फिर उसके जो सेकंड डाइस है उस पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी, ऐसे ही नेक्स्ट में 3rd की पोजीशन को फिक्स कर दिया, अगले में ऐसे 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 करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। डन, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने पूरा एक सेट तैयार कर लिया। अब कुछ भी आप फेंकोगे इसी के अंदर आएगा। डन। आगे की कहानी ऐसी है कि अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लीजिए कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हैं
कि मान लीजिए ऐसे बन रहा है कि सम ऑफ 2 डाइस इज 8, क्या कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 बनता है। अब यहाँ देखो ऐसे कितने आ रहे हैं, तो इस वाले में तो आएंगे नहीं, एक इसमें आ गया 2 6 3 5, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, कितने हो गए 5 हो गए, और टोटल कितने काउंट करके देख लो 36, 5/36। तो ये सम आ गया। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि 8 एंड ग्रेटर देन 8, तब उसमें आप 8 वाले भी काउंट करोगे और इसके नीचे जितने हैं ये सारे काउंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कम से कम 8 आ रहा है और 8 से ज्यादा वाला, तो 8 से ज्यादा वाला तो यही है। ये इधर से हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिवाइडेड बाय 36। इसी तरीके से ये आ रहा है कि केवल मोर देन की 8 बोले तो फिर ये 8 वाले को छोड़ देंगे, उसके आगे वाला लेस देन बोले, एट लिस्ट बोले, एट मोस्ट बोले, ग्रेटर देन, मोर देन, जो भी होते हैं आप जहां भी चीजें जितनी भी आप वैरायटी में डालो, क्वेश्चन बना के डालो, कॉन्सेप्ट यहीं से जुड़ता है। ठीक है, डन। तो इस तरीके से डाइस के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, जिसके लिए आपको ये सेट जो है, और बड़ा इजी काम है। जानते हो ये चीजें डिफिकल्ट क्यों हो जाती है प्रोबेबिलिटीज वगैरह क्वेश्चन में? क्योंकि अगर बच्चे को समझाया जाता है तो वो ना करते नहीं है। अगर जिस वक्त समझाया जाए, जिस वक्त बताया जाए, अगर उसी वक्त वो 2 से 3 बार उसको बना ले तो फिर उसको आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस वक्त वो नहीं करते हैं काम को तो फिर चीजें क्या होती है, आगे कम समझी हुई चीजों से हम कितनी भी मेहनत करते हैं तो वो क्लियर नहीं होता है। तो 1 से 2 बार बना लोगे तो फिर ये प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। चलो बच्चों, ये जो थर्ड इंपॉर्टेंट है हमारा प्रोबेबिलिटीज को लेकर के, वो किसको लेकर के? कॉइन को लेकर के। हमने कार्ड को समझ रखा है, हमने सेकेंड वन जो है डाइस को लेकर के उसको भी समझा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब थर्ड जो है हम कॉइन को लेकर के समझते हैं। ठीक है, देखिए अब कॉइन को लेकर के कितनी चीजें हैं। डाइस को अभी तक जो है ना क्लास 10th तक एक बार मतलब 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो डाइस होते हैं उसको टॉस करते हैं, कॉइन जो होते हैं उसको टॉस करते हैं। लेकिन अगले क्लास में जाओगे तो आपको 4 कॉइन जो है एक साथ टॉस करने को कहेगा, और फिर उसका जो पॉसिबल आउटकम्स है वो भी पूछता है। ठीक है, तो फिलहाल 1 2 3 के लिए यहां हम समझते हैं। जैसे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा 2 to the power n का। अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करें तो इसका जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो 2 होगा, है ना। अगर हम 2 टाइम टॉस करते हैं तो इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए 2 आया, यहां 4 आया और यहां 8 आया। डन। तो अब इससे जो क्वेश्चन बनता है ऐसे बनेगा, ऐसे लिख के कहेगा कि 1 कॉइन टॉस ट्वाइस ए टाइम, या ऐसा कहेगा 2 कॉइन टॉस एट ए टाइम, मतलब एक ही का जो 2 कॉइन है एक ही बार उछाला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस जो बनते हैं ना वो सिमिलर केसेस बनते हैं। अब यहां देखिए, जैसे मैं एक कॉइन के लिए सबसे पहले आपको समझाता हूं। जो एनएस है, मान लीजिए क्रिकेट मैच के अंदर ही चलते हैं, वहां सबसे आसान और इंपॉर्टेंट होता है जो दिमाग में हमेशा रहता है। ठीक है, तो अब यहां देखिए जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, अब इंडिया ने उसको हेड बोला कि हाँ जो हमारी तरफ से साइड है वो हेड है आपका, तो हेड आया। लेकिन अगर हेड आ जाता है तो इंडिया क्या होता है, टॉस जो है वो जीत जाती है। लेकिन क्या इसके 100% चांसेस है कि हेड ही आना? दूसरा क्या हो सकता है, टेल भी आ जाए। तो ऐसे में क्या बनते हैं कि हेड और टेल, यानी जो इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितना हो गया आपका? 2 हो गए, 2 हो गए। अगर मान लीजिए अब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं एक साथ या बारी बारी अलग अलग टाइम पे टॉस करते हैं, तो दोनों का चांसेस तो 1 बनेगा। अब मान लीजिए दोनों पे अगर हेड आ जाए, ठीक है, दूसरे केस में क्या बनेगा? मान लीजिए पहले पे हेड आए तो दूसरे पे क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। मान लीजिए पहले पे टेल आए तो दूसरे पे क्या आ जाएगा? हेड आएगा। और एक ऐसा भी चांस बनता है कि दोनों पे टेल आ जाए। तो देखो इनके जो पॉसिबल आउटकम्स हुए कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखिए तीसरे के लिए चलते हैं। अब जब हम कॉइन को टॉस करते हैं 3 टाइम्स, है ना, तो पहली बार में मान लीजिए हेड आया, तीनों पे हेड आ जाए। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा? पहले हम ऐसे ऐसे जो आउटकम्स हैं चूज करते हैं जिन पे 2 हेड आए।
मान लीजिए पहले और दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे ना आए, मान लीजिए पहले और तीसरे पे हेड आ जाए, दूसरे पे ना आए, मान लीजिए दूसरे और तीसरे पर हेड आ जाए, पहले पर ना आए। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा आपके जो 2 टाइम्स हेड जो है, इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो नहीं बन सकता आपका। अब देखिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। जब हेड एक बार की गुंजाइश हो, मान लीजिए पहले पे हेड आ जाए तो दोनों पे क्या आएगा, टेल आएगा। मान लीजिए दूसरे पर हेड आए तो पहले और तीसरे इन दोनों पे टेल आएगा। मान लीजिए तीसरे पर हेड आ जाए तो ये दोनों पहले और दूसरे पे क्या होगा, टेल आएगा। अब हमने वो सारी गुंजाइश, वो सारे चांसेस जिन पे तीनों पे हेड आए, दोनों पे हेड आए, एक पे हेड आए देख लिया। अब ऐसा देखेंगे जिसपे हेड आए ना। ऐसे भी तो होगा कि तीनों बार हम ऐसे टॉस करते हैं और तीनों बार हमारा टेल आ जाता है, ये भी तो गुंजाइश बनती है। तो अब यहां पर क्या होगा, तीनों टाइम जो है वो टेल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये इसका पॉसिबल आउटकम्स हो गया क्वाइन के लिए। अच्छा, इसका एक और मेथड होता है आपका, किसका, ट्री मेथड के लिए। डन, किसके लिए, ट्री मेथड से भी हम ये चीजें डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये ट्री मेथड कैसे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए, अब देखिए ट्री मेथड जब तक आपको कहेगा नहीं एग्जाम के अंदर आपको ट्री मेथड यूज नहीं करना है, लेकिन ट्री मेथड की मदद से आप सैंपल स्पेस तैयार कर सकते हैं, जिनको आप मदद ले सकते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। जैसे यहां देखिए ट्री मेथड में हमने एक बार टॉस को उछाला, देखिए ये हेड आ गया और ये टेल आ गया। डन। अब अगर हम फिर से हम टॉस को उछालते हैं तो देखो यहां पर ये हेड आ गया, ये टेल आ गया। अब उसी में ना ब्रांचेस हम बढ़ाते जाते हैं, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है। फिर से अगर हमें कहीं कॉइन को फिर उछालो तो फिर से आप ब्रांच बढ़ा दो, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। अब सैंपल स्पेस कैसे तैयार करोगे, ये देखो। पहले के लिए तो हेड एंड टेल कर दिया, ये देखो। दूसरे के लिए आप ये ब्लू वाला पिक्चर मत देखना, सिर्फ इस रेड वाले पिक्चर से आप देखो। हेड 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 टेल, रेडी है, हेड 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 टेल। फिर क्या, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, कंप्लीट है देखो। फिर तीसरे के लिए देखो, अब जब टॉस को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है कॉइन को, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हेड हेड हेड, देख लो कंप्लीट है। फिर हेड हेड टेल, कंप्लीट है। हेड टेल हेड, कंप्लीट है। ठीक है, डन। टेल हेड हेड, ये भी यहां कंप्लीट आ रहा है। एस टी टी, एच टी टी, फिर देखिए टी टी एच और टी 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 लास्ट में, यानी सारी चीजें कंप्लीट है। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए जैसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा ये बताना चाहूंगा। जैसे इसमें ना आप एक एक चीजें सोच करके करते हो, तो जब 3 टाइम्स तक आता है तब तक आपका दिमाग बहुत अच्छा से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही 4 टाइम्स कर देगा तो क्या होता है कि बहुत सारे टॉसेस आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन का कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉपर मेथड है, इसमें गलतियों के चांसेस कम बनते हैं। तो ये वाला मेथड अगर फॉलो करोगे और फिर इसको अपने फेयर कॉपी में लिख लोगे तो वहां से कोई भी चांसेस नहीं बनता है, कोई भी गलतियों के चांसेस नहीं बनता है। अब यहाँ देख लीजिए, लेकिन ये पेज भी मत कीजिएगा, ये जरूर सलाह है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस तरीके से तीनों पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जितने तरीके के, वो सारी चीजें बता दिया गया है। अब इन पे भी जैसे क्वेश्चन बनेंगे, मान लीजिए इसके एक थोड़ा सा और इसकी गुंजाइश बनती है, चलिए वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। इसमें कह दे कि मान लीजिए एटलीस्ट 1 हेड आने की चांसेस क्या है 2 वाले पे, इसके लिए कह दे। ठीक है, देखो ये चीजें इतना ज्यादा है ना बेटा, कि अगर जितना ज्यादा क्वेश्चन माइंड में आता जाएगा उतना ज्यादा बता दो, पूरा बहुत ज्यादा खींचेगा। ठीक है, मिनिमम थोड़ा बता रहा हूं। और देखिए, अब जैसे मोर देन 2 हेड कह दे कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी 2 टॉस में, तो आप कहोगे 0 होगा, क्योंकि 2 हेड से ज्यादा आ ही नहीं रहा है। एटलीस्ट 1 हेड कितना होगा, तो देखो 1 हेड का मतलब क्या, 1 हेड या उससे ज्यादा जितना भी, तो देखो कितने हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे 1 के लिए भी सोच सकते हो, 2 के लिए भी सोच सकते हो और 3 के लिए भी सोच सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इन चीजों को बार बार देखिएगा, जितनी बार देखिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।